हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के खंड ख से लिया गया है भारत का इतिहास। और तो भारत का प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता उससे रिलेटेड टॉपिक है और इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अगर आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली से कर सको। तो चलिए आज हम जानते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही हम आर्य तथा वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से ही प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल जो माना जाता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और तथा दूसरा ऋग्वेद को हमने दो भागों में बांटा है। पूर्व वैदिक काल जो हमारा माना जाता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। तो इसमें ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मैंने कलरफुल बनाए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको आप नोट भी कर सकते हो। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैदिक काल या वैदिक समय, वैदिक काल या वैदिक समय 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत तथा उत्तरी मध्य सिंधु घाटी का इस टाइम अंत माना जाता था और उत्तरी मध्य गंगा में शुरू होने वाले एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में अवधि है। और जो सिंपल वे में कह सकते हैं हम, तो वो है 600 ईसा पूर्व। इसका नाम वेदों से मिलता है, जो इस अवधि के दौरान जीवन का विवरण देने वाले प्रख्यात ग्रंथ हैं, जिन्हें ऐतिहासिक माना गया है। और अवधि को समझने के लिए प्राथमिक जो हमारे प्राथमिक स्रोतों का गठन किया गया है। संबंधित पुरातत्विक रिकॉर्ड के साथ ये दस्तावेज वैदिक संस्कृति के विकास का पता लगाने और अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं। पूर्व वैदिक काल में जो प्राचीन भारत में वेदों की जो रचना थी और मौखिक रूप से एक पुरानी इंडो आर्यन भाषा, मौखिक रूप से और एक पुरानी इंडो आर्यन भाषा बोलने वालों द्वारा सटीक रूप से प्रेषित की गई है, जो इस अवधि के शुरू में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चले गए थे। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चले गए थे। वैदिक समाज था वो पितृसत्तात्मक था। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक समाज किस तरह का था। तो वैदिक समाज हमारा पितृसत्तात्मक था। प्रारंभिक वैदिक आर्य पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के समाज थे। प्रारंभ में वैदिक पंजाब में, जो कि राज्यों के जनजातियों में संगठित थे। जो कांस्य थे ये जनजातियों में संगठित थे और मुख्य रूप से जीवन का एक देहाई तरीका था। चारों ओर 1200 ईसा से लेकर 1000 ईसा पूर्व वैदिक आर्य पूर्व में उपजाऊ पश्चिम गंगा के मैदानों में फैल गए, क्योंकि गंगा के किनारे उपजाऊ मिट्टी होती है, तो वहाँ पर ये फैल गए और इन्होंने लोहे के उपकरण अपना लिए। पहले तो पत्थरों के उपकरण होते, फिर इन्होंने लोहे के उपकरण अपना लिए, जो जंगल को साफ करने और अधिक व्यवस्थित जंगल को साफ करने, उन्हें काटने के लिए और कृषि जीवन को अपनाने की अनुमति देते थे। वैदिक काल के उत्तरार्ध में भारत और कुरु साम्राज्य के रूढ़िवादी यज्ञ अनुष्ठान के लिए जटिल सामाजिक विभेदीकरण, शहरों, राज्यों और एक जटिल सामाजिक भेदभाव के उद्भव की विशेषता थी।
इस समय के दौरान केंद्रीय गंगा मैदान एक संबंधित लेकिन गैर वैदिक इंडो आर्यन संस्कृति का प्रभुत्व था। वैदिक काल के अंत में सच्चे शहरों और बड़े राज्यों, जिनको हम महाजनपद कहा जाता था, बड़े राज्यों और शहरों को महाजनपद कहा जाता था, के उदय के साथ साथ आंदोलनों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में वृद्धि हुई और जिसमें वैदिक रूढ़िवादी को चुनौती दी। वैदिक काल में सामाजिक वर्गों में वर्णाक्रम का उदय हुआ जो प्रभावशाली रहेगा। वैदिक धर्म यज्ञपरक था। वैदिक धर्म यज्ञपरक था, मीन्स यहाँ पर यज्ञ होते थे। इस काल की वर्ण व्यवस्था कार्यानुसार थी। वर्ण व्यवस्था कार्य के अनुसार थी। किस काल में? वैदिक काल में। वैदिक सामग्री संस्कृति के चरणों से पहचानी जाने वाली पुरातात्विक संस्कृतियों में गेरू की कब्र संस्कृति, काले और लाल वेयर संस्कृति। कौन कौन सी? गेरू के कब्र की संस्कृति, काले और लाल वेयर की संस्कृति, चित्रित ग्रे वेयर संस्कृति में गेरू रंग की बर्तनों की संस्कृति शामिल थी। तो वैदिक सामग्री संस्कृति के चरणों में कौन कौन सी थी? गेरू की कब्र की संस्कृति, काले और लाल वेयर और चित्रित ग्रे वेयर संस्कृति में गेरू रंग के बर्तनों की संस्कृति थी। वेदों के अतिरिक्त संस्कृत के अन्य कई ग्रंथों की रचना 4 और 5 ईसा पूर्व काल में हुई। वेदों के अतिरिक्त संस्कृत के अन्य कई ग्रंथों की रचना हुई और ये कभी 4-5 ईसा पूर्व में। वेदांग सूत्रों की रचना, मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने में हुआ और रामायण, महाभारत तथा पुराणों की रचना, जो इसी काल के ज्ञान प्रदायी स्रोत माने जाते हैं। ज्ञान देने वाले स्रोत इस काल के यानी कि वैदिक काल के क्या क्या माने जाते हैं? रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना। उसके बाद अंतर चावर्क तांत्रिकों, बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे। किसका मानना है? इतिहासकारों का। आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे। इस कारण आर्य सभ्यता का केंद्र मुख्यतः उत्तरी भारत था। आर्य सभ्यता का जो केंद्र था वो था मुख्यतः उत्तरी भारत। और इस काल में उत्तरी भारत, जिसको आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल समेत कई, जो अब क्या है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और नेपाल है, महाजनपदों में बांटा। इसको महाजनपदों में बांटा गया था। आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ? तो आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ। नाम और देशकाल। वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत थे। इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि वेद ही उस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत थे, जिनके द्वारा हमने इसके बारे में जाना। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ये आप सबको ही पता होगा। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। इनमें से जो ऋग्वेद है हमारा, वो सबसे पुराना वेद है और सबसे पहले लिखा गया है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र, जो सूर्य को समर्पित है, गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया है और जो सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के काल निर्धारण में विद्वान एकमत नहीं है। जो काल निर्धारण है ऋग्वेद का, उसमें एकमत नहीं है। मैक्स मूलर ने वेदों का काल निर्धारण का प्रयास किया। उन्होंने बौद्ध धर्म 550 ईसा पूर्व से पीछे की ओर चलते हुए और वैदिक साहित्य के 3 ग्रंथों की रचना को मनमाने ढंग से 200 से लेकर
2030 वर्षों का समय दिया है और इस तरह ऋग्वेद की रचना का काल को 1200 ईसा पूर्व के करीब माना गया है, पर निश्चित रूप से इसके आंकलन का कोई आधार नहीं है। वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आर्यों की आगमन के तुरंत बाद काल था और जिसमें कर्मकांड गौण थे, कर्मकांड इसमें नहीं होते थे। और उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में कर्मकांड की प्रमुखता बढ़ गई। उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड नहीं होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़ गए। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा है। ऋग्वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल माना जाता है, वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल की तिथि निर्धारण जितनी विवादास्पद रही, उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस समय तक केवल इसी ग्रंथ यानी कि ऋग्वेद की रचना की गई थी। और मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का मूल निवास मध्य एशिया है। ये मैक्स मूलर के अनुसार है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल कहलाई। आर्यों ने जो सभ्यता का निर्मित किया वो कहलाई वैदिक काल। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। मैक्स मूलर ने स्वीकार किया कि पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो निश्चित रूप से बता सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 ईसा पूर्व में हुई थी या कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 2000 या 3000। ये मैक्स मूलर के अनुसार। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का एक समूह भारत के अतिरिक्त ईरान और यूरोप की तरफ भी गया था। ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता की सूक्तियाँ ऋग्वेद से मिलती हैं। अवेस्ता की जो सूक्तियाँ हैं वो ऋग्वेद से मिलती हैं। अगर इस भाषिक समरूपता को देखें तो ऋग्वेद की रचना, जो रचना काल है ऋग्वेद की, वो है 1000 ईसा पूर्व आता है। लेकिन बोगाज कोई एशिया, जो बोगाज कोई है वो एशिया माइनर में पाए गए 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में हिंदू देवी देवताओं इंद्र, मित्रावरुण, ना, सत्य इत्यादि को देखते हुए इसका काल और पीछे माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिषी गणना करके इसका काल 6000 ईसा पूर्व में माना है। बाल गंगाधर तिलक जी ने 6000 ईसा पूर्व में माना है। हरमोन जैकोबी ने जहाँ इसे 4500 ईसा पूर्व में से 2500 ईसा पूर्व के बीच आंका था, वहीं सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान विंटर नित्यज ने इसे 3000 ईसा पूर्व बताया है। तो यानी कि वैदिक काल में जो भी इसके बारे में जानकारी है वो बिल्कुल सटीक नहीं है। सबके अनुसार अलग अलग इन्होंने माना है। प्रशासन यहाँ पर कैसा था? तो वैदिक काल में जो हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। सबसे छोटी इकाई प्रशासन की क्या थी वैदिक काल में? कुल। और एक कुल में एक घर के नीचे या एक छत के नीचे जितने लोग रहते थे वो सब शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलूप कहा जाता था, यानी कि जिस भी परिवार में जो मुखिया रहता था उसको कुलूप कहा जाता था। और एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बनता था। ग्राम कई कुलों से मिलकर बनाया जाता था। और ग्रामों का यानी कुलों को मिलकर ग्राम बनता था। और ग्रामों का संगठन विश्व कहलाता था। और विश्वों का संगठन जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी और विश्व का प्रधान विश्वपति।
तो ये वहाँ पर शासन व्यवस्था थी कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। एक कुल, एक परिवार में जितने, एक छत के नीचे जितने लोग रहते थे उनको कहते थे, और परिवार के मुखिया को कुलूप कहा जाता था। एक ग्राम में कई कुल मिलकर बनते थे, और ग्रामों का संगठन विश्व कहलाता था, विश्वों का संगठन जन कहलाता था, और जन मिलकर राष्ट्र बनते थे। तो ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, और विश्व का प्रधान विश्वपति होता था। तो इस तरह से वहाँ पर शासन व्यवस्था थी। जन का शासक राजा, जन का शासक राजा, और राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहते थे। तो ये देखिए अंतर इसमें, जन के शासक को तो राजा कहा जाता था, लेकिन राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहते थे। आर्यों की प्रशासनिक संस्थाएं काफ़ी सशक्त अवस्था में थी। प्रारंभ में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, बाद में उसका पद धीरे धीरे पैतृक होता चला गया, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था, जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता था। पैतृक होता हुआ चले गया, लेकिन राजा की पूरी जिम्मेदारी होती थी कि वो जनता की सुरक्षा करे। सुरक्षा व्यवस्था के बदले में लोग राजा को अपनी इच्छा से क्या करते थे, कर देते थे। यानी कि राजा के द्वारा जोर जबरदस्ती उनसे कोई भी चीज़ वसूला नहीं जा सकता था, वे अपनी इच्छा से कर देते थे, और इस कर को बलि कहा जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों की दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी, वो थी सभा और समिति, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। सभा क्या थी? सभा, इसे उच्च सदन भी कहा जा सकता है। समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। कौन? सभा। बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था। सभा के सदस्यों को सभे अथवा सभासद कहा जाता था। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किए हैं कि जिससे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में फीड हो जाए, और जो आपके एग्जाम में आप उसे आसानी से कर सको, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सभा का अध्यक्ष होता था सभापति, कहा जाता था इसको। सभा के सदस्यों को पितर कहा जाता, सभा के सदस्यों को पितर कहा जाता था, और उसके अध्यक्ष को सभापति। पितर क्यों कहा जाता था? जिससे पता चलता है कि ये बुजुर्ग और अनुभवी लोग थे। कौन? जो इसके सदस्य थे। किसके? सभा के सदस्य। तो ये ऋग्वैदिक आर्यों की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी सभा। अभी तो हमने सभा के बारे में बात करी, तो दूसरी संस्था थी हमारी समिति। समिति में क्या था? समिति आम जनमानस की संस्था थी। इसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे, जो भी उस नगर के लोग होते थे वो होते थे। इसमें सामान्य विषयों पर चर्चा होती थी, और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान। और इसके सदस्य कौन होते? आम जनता होती थी। प्रारंभ में समिति में स्त्रियां भी होती थी, और उसमें आकर ऋक नामक गान किया करती थी। वो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था को जनसभा थी। आर्यों की जो सबसे प्राचीन संस्था थी जनसभा, और उसे विदत कहा जाता था। आर्यों की प्राचीन संस्था जनसभा, और इसको क्या कहा जाता था? विदत कहा जाता था। तो ये हमारी ऋग्वेद की दो संस्थाओं के बारे में, ऋग्वैदिक दो संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, सभा और समिति। अब ऋग्वेद काल जो हमारा वैदिक काल थी, वैदिक संस्कृति थी, वहाँ पर धर्म के बारे में हम बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, और कर्मकांडों की प्रमुखता नहीं थी यहाँ पर। ऋग्वैदिक काल धर्म की अन्य विशेषताएं जैसे कृत्या, निश्रिति, यातुधान, ससरपरी आदि के रूप में अपकारी शक्तियों अर्थात राक्षसों, पिचासों एवं अप्सराओं का जिक्र दिखाई पड़ता है। किसके रूप में? कृत्या, निश्रिति, यातुधान और ससरपरी के रूप में। इस समय में मूर्ति पूजन नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजन नहीं होता था, और ना ही मंत्रोच्चार किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। कर्मकांड जैसे पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ आदि इस काल में नहीं होते थे। किसमें? ऋग्वैदिक काल में।
ऋग वैदिक काल में सिर्फ हम प्राकृतिक शक्तियों की पूजा किया करते थे वो लोग। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच था। सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच क्या था? आर्यों का निवास स्थान। बाद में संपूर्ण उत्तर भारत में ये लोग फैल चुके थे। सभ्यता का मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि जो गंगा के आसपास की जो भूमि होती है उपजाऊ होती है, तो इनका भी जो निवास स्थान बन गया वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के मैदान। गंगा को आज भी भारत की पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी माना जाता है, और इस काल में विष का विस्तार होता गया और कई जन विलुप्त होते गए। विष बढ़ता गया और जन लुप्त होते गए। जो भी हमने प्रशासन के उसमें आपको बताया कि जन क्या होता है, विष क्या होता है। भरत, त्रितशु, तुवर्ष जैसे जन राजनीतिक हलकों से गायब हो गए, और जबकि पुरु पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ नए राज्यों का विकास हो गया, जैसे काशी, कौशल, विदेह जिसको मिथिला कहा जाता है, मगध और अंग। इन राज्यों का यहाँ पर विकास हो गया। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ऋग्वैदिक काल में गंगा का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। इस काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? कौशाम्बी नगर में। इस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होते थे। वर्ण व्यवसाय जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं और उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों, वेदांगों को शामिल किया गया है। वेदों की 4 संख्या है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हैं। सबसे पहले प्रमाणिक ग्रंथ हैं ये विश्व के चारों वेद। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता था। अपौरुषेय गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा भी दी गई है। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं, देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। 10 मंडलों में कौन विभक्त है? ऋग्वेद। यहाँ पर जो मंडल बताए 2 से 7 तक तो बहुत प्राचीनतम है। प्रथम और दसम बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं और इसकी भाषा पद्यात्मक है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य रूप से शाश्वत आत्म परमात्मा के बीच संबंध, विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण किया गया है। सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चातुर्य आश्रम का सिद्धांत उल्लेख है। चातुर्य आश्रम का सिद्धांत उल्लेख है किसमें? मैत्रायणी उपनिषद में। वेदांग युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं या शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग। तथापि इस साहित्य के पौरुषपेय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक गिना गया जाता है। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है क्योंकि यह मनुष्य की कृति मानी जाती है। वेदांग सूत्र के रूप में है।
और कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। किसमें? वेदांग में। कम शब्दों में अधिक तथ्य। वेदांग की संख्या 6 है और वो छह संख्या किस तरह से डिवाइड है? शिक्षा में क्या है? स्वर ज्ञान, कल्प धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक रीति और पद्धति, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, व्याकरण का है, छंद शास्त्र। तो इसलिए वेदांग की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद तथा ज्योतिष खगोल विज्ञान। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग है और उसे समझने में सहायक भी है। ब्रह्मसूत्र श्री वेद व्यास ने वेदांग पर अपनी परम गूढ़ ग्रंथ लिखा है। वेदांग पर अपनी परम गूढ़ ग्रंथ, और जिसमें परम सत्य, परमात्मा, परम सत्य, ब्रह्म स्वरूप ईश्वर तथा उनके द्वारा सृष्टि और ब्रह्म तत्व वर गूढ़ विवेचना की गई है। इसका भाष्य श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने भगवान व्यास जी के कहने पर लिखा था। किसने? आदि शंकराचार्य जी ने भगवान व्यास के कहने पर लिखा। कल्प सूत्र साहित्य में ब्रह्मसूत्र, दूसरा है कल्प सूत्र। ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेदों का हस्त स्थानीय वेदांग है। वेदों का हस्त स्थानीय वेदांग कौन सा है? कल्प सूत्र। स्रोत सूत्र महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की जो व्याख्या है वो है हमारे स्रोत सूत्र में। और वेदांग कल्प सूत्र का पहला भाग है। स्मार्त सूत्र षोडश संस्कारों का विधान करने वाला कल्प का दूसरा भाग है। कल्प सूत्र का दूसरा भाग है। सुलभ सूत्र यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण और माप से संबंधित नियम इसमें हैं और इसमें भारतीय ज्यामिति या प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। किसमें? और ये कल्प का तीसरा भाग है। कल्प सूत्र का तीसरा भाग है। कौन सा? सुलभ सूत्र। धर्म सूत्र इसमें सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है और कल्प का चौथा भाग है धर्म सूत्र। ग्रह सूत्र पारिवारिक संस्कारों, उत्सवों, वैयक्तिक यज्ञों से संबंधित विधि विधानों की चर्चा ग्रह सूत्र में की गई है। वैदिक संस्कृति में राजनीति की स्थिति कैसी थी? तो ऋग्वैदिक काल मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था शासन था जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी और राजा को गोमत भी कहा जाता था। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी और शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत होता था परंतु जनता उसे हटा भी सकती थी और क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का ध्यान प्रधान होता था। राजा युद्ध का नेतृत्व करता था और उसे कर वसूलने का कोई भी अधिकार नहीं होता था। जनता स्वेच्छा से उसे कर देती थी। उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में बृहदारण्यक और छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों में बिंबिसार से पूर्व भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जनमेजय तथा तत्पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम और अधिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों से मिलते हैं। उपनिषदों की रचना संभवतः बुद्ध के काल में हुई थी
क्योंकि भौतिक इच्छाओं का सर्वप्रथम आध्यात्मिक उन्नति की महत्ता स्थापित करने का प्रयास बौद्ध और जैन धर्मों के विकास की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। आरण्यक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थ आश्रम त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में बैठकर पाठ करते थे और इसी कारण आरण्यक नामकरण किया गया। इसका प्रमुख प्रतिपाद विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। गृहस्थ धर्म का मननीय वेद भाग ही ब्राह्मण है। यह मुख्यतः गद्य शैली में उपदिष्ट है। कौन? ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबिसार से पूर्व की घटना ज्ञात होती है। किससे? ब्राह्मण ग्रंथों से। ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं और 5 अध्याय हैं। इसे पंजिका कहा जाता है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 मंडल और 5 अध्याय, इसे पंजिका कहा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। राज्याभिषेक के नियम भी ऐत्रेय ब्राह्मण से ही प्राप्त होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। सतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय, 14 कांड और 438 ब्राह्मण है। 100 अध्याय, 14 कांड और 438 ब्राह्मण है। गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि स्थलों का उल्लेख होता है। किसमें? सतपथ ब्राह्मण में। और सतपथवर्ती ब्राह्मण गोपद है। क्या है? सतपथी ब्राह्मण गोपद है। ऋग्वैदिक देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है ऋग्वेद में। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम हैं, पुराने हैं, लेकिन प्रथम और दशम मंडल बाद में जोड़े गए। इसमें 1028 सूक्त हैं और इसकी भाषा पद्यात्मक है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य देव से संबंधित है को संबोधित है ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों का नाम भी मिलते हैं, जिसमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलोमी, काक्षा, व्रत आदि। इसके पुरोहितों के नाम होते हैं। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ और इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं और यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां का वर्णन मिलता है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सस्तर पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों ही हैं, जबकि हमारी ऋग्वेद की भाषा क्या है? पद्यात्मक है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिल नंथन तथा संहिता। और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्याह्न दीन तथा कणव संहिता। यहाँ 40 अध्याय में विभाजित है। कौन? यजुर्वेद 40 अध्याय में विभाजित है। इस ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख मिलता है।
राजकीय समारोह, राजसूय और वाजपेयी। सबसे पहले कहाँ मिलता है इसका उल्लेख? यजुर्वेद में मिलता है। अब हमारा तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद की रचना ऋग्वेद के में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु किया गया था। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको गाने योग्य बनाने के लिए सामवेद की रचना की गई थी। इसमें 1810 छंद हैं, जिसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। यानी कि 75वां जो छंद है वो नहीं है, बाकी सब ऋग्वेद में उल्लेखित है। सामवेद की 3 शाखाओं में विभक्त है। कौन कौन सी 3 शाखाएं हैं इसमें? कौथुम, राणायनीय और जैमनीय। ये 3 उसमें विभक्त है। कौन? शाखाओं में सामवेद। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव है। प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव किसको है? सामवेद को। और सामवेद की 3 शाखाएं विभक्त है। ब्राह्मण। ब्राह्मण वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रहा कहा जाता है, और वहीं ब्रहा के विस्तारित रूप को ब्राह्मण कहा गया है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविश, तैतरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश आदित्य से प्राप्त किया है। संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांड की जो भी विधि उपदिष्ट है वो ब्राह्मण में उसी की सप्रमाण व्याख्या देखने को मिलता है। प्राचीन परंपरा में आश्रम अनुरूप वेदों का पाठ करने की विधि थी, अतः ब्रह्मचारी ऋचाओं ही पाठ करते थे। गृहस्थ ब्राह्मणों का और वानप्रस्थ आरण्यकों तथा सन्यासी उपनिषदों का आरण्यक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थ आश्रम त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में बैठकर पाठ करते थे, और इसी कारण आरण्यक नामकरण किया गया। इसका प्रमुख प्रतिपाद विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। सैन्य संचालन वरात, गण और सर्थ नामक कबीलाई संगठन करते थे। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अभिषेक होने पर राजा महा बन जाता था और राजयूष यज्ञ करने वाले की उपाधि राजा तथा वाजपेयी यज्ञ करने वाले की उपाधि सम्राट होती थी। स्पर्श गुप्तचरों को और पुरुष दुर्गापति को कहा जाता था। स्पर्श गुप्तचरों को और पुरुष दुर्गापति को कहा जाता था। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित एवं सेनापति आदि और 12 रत्नी करते थे। पुरोहित, सेनापति और 12 रत्नी करते थे। चारागाह के प्रधान को वाज्रपति और लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। रातनिक में कौन कौन से लोग होते थे जो राजा के सहयोग करते थे? तो पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनापति सेना का प्रमुख, ग्रामीण ग्राम का सैनिक पदाधिकारी, महिषी राजा की पत्नी, सूत राजा का सारथी, छत्री प्रतिहार, संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी, अच्छवाप लेखाधिकारी, गोविकृत वन का अधिकारी, पालागल राजा का मित्र। विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञ, होत्र ऋग्वेद का पाठ करने वाला, उद्गाता सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला, सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला, अर्धोयु यजुर्वेद का पाठ करने वाला, ब्राह्म संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाला ब्रह्मा,
सामाजिक स्थिति, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी। 10वें मंडल को परिवर्ती काल माना जाता है। समाज पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी उस टाइम। पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार की प्रथा थी। परिवार का मुखिया कुलूप कहलाता था। परिवार कुल कहलाता था। कई कुल मिलकर ग्राम बनते थे, कई ग्राम मिलकर विश, और कई विश मिलकर जन, और कई जन मिलकर जनपद बनते थे। अतिथि संस्कार का इस में वैदिक संस्कृति में बहुत अधिक महत्व था। एक और वर्ण पणियों का था जो धनी थे। एक वर्ग पणियों का था जो धनी थे और व्यापार करते थे। भिखारियों और कृषि दासों का अस्तित्व नहीं था इस समय। संपत्ति की इकाई गाय और जो विनिमय का माध्यम थी। सारथी और बढ़ई समुदाय को विशेष सम्मान मिलता था। यहाँ पर सारथी और बढ़ई समुदाय को। अस्पृश्यता, सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था वैदिक संस्कृति में। शिक्षा एवं वर्ग चुनने का अधिकार महिलाओं को था। और विधवा विवाह, महिलाओं का उन्नयन संस्कार, नियोग, गंधर्व एवं अंतरजातीय विवाह प्रचलित थी उस समय। ये सारे विवाह प्रचलित थे। वस्त्राभूषण स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही प्रिय थे। जो वस्त्र और आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों को ही प्रिय थे वैदिक संस्कृति में। यहाँ का जो मुख्य अनाज था उस समय वो था जौ वैदिक संस्कृति में। और शाकाहार भोजन यहाँ पर प्रचलित था। सोम रस का भी प्रचलन था यहाँ पर। जौ अनाज मुख्य रूप से, और शाकाहार का प्रचलन था, और सोम रस का भी प्रचलन था। कब? वैदिक संस्कृति में। नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़, मल्ल युद्ध, सुईकर आदि मनोरंजन के साधन थे यहाँ पर। अपाला, घोष, मैत्रेयी, विश्ववारा, गार्गी आदि विदुषी महिलाएं थी। ऋग्वेद में अनार्यो, मूर्ख और दस्यु को, और मर्दवाय अस्पष्ट बोलने वालों को, अव्रत नियमों और व्रतों का पालन नहीं करने वालों को बताया गया है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषाद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उल्लेख मिलता है। तो वो मिलता है जाबालोपनिषद में। आर्थिक स्थिति कैसी थी उस समय? यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था वो था पशुपालन और कृषि। तो ज़्यादातर लोग पशु रखते थे जिसको गोमत कहते थे। चारागाह के लिए उतयति या गव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। चारागाह के लिए उतयति और गव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दूरी को गवयुति, पुत्री को दुतिता, गाय दुहाने वाली, और युद्धों के लिए गविष्टि का प्रयोग किया गया। राजा को स्वेच्छा से भाग नजराना देती थी। आवास घास फूस एवं काष्ठ निर्मित होते थे। ऋण लेने और देने की प्रथा प्रचलित थी जिसे कुसीत कहा जाता है। बैलगाड़ी, रथ एवं नाव यातायात के साधन थे। कृषि, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में प्रथम और दसम मंडलों में बुआई, जुताई, फसल की कटाई, गहाई आदि का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में केवल जौ नामक अनाज का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। परिवर्ती वैदिक साहित्यों में ही अन्य अनाजों जैसे गोधूम, गेहूं, ब्रीही, चावल आदि की चर्चा की गई है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का, और यथर्ववेद में वृषा, कूप, नाहर का तथा यजुर्वेद में हल का शीर के नाम का उल्लेख है। उस काल में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था भी थी। किसमें? वैदिक संस्कृति में। पशुपालन, पशुओं का चारण ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन था। गाय ही विनिमय का प्रमुख साधन थी। ऋग्वैदिक काल में भूमिदान या व्यक्तिगत भूस्वामी की धारणा विकसित नहीं हुई थी।
व्यापार संपा। आरंभ में अत्यंत सीमित व्यापार प्रथा का प्रचलन था। व्यापार विनिमय पद्धति पर आधारित था। समाज का एक वर्ग पाणी व्यापार किए करते थे और राजा को नियमित कर देने या भू राजस्व देने की प्रथा नहीं थी। राजा को स्वेच्छा से भाग या नजराना दिया जाता था। पराजित कबीला भी विजयी राजा को भेंट देता था और राजा क्या करता था, अपने धन को अपने अन्य साथियों में बांट देता था। धातु एवं सिक्के। ऋग्वेद में उल्लेखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु तांबा और कांसा था, जिसे अयस्क कहते थे उस समय, और वे सोना जिसे हिरण्य या स्वर्ण एवं चांदी से भी परिचित थे। लेकिन ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। निष्क संभवतः सोने का आभूषण या मुद्रा था जो विनिमय के काम में आता था। उद्योग। ऋग्वेद काल में के उद्योग घरेलू जरूरतों से पूर्ति होती थी। बढ़ई एवं धूकर का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। अन्य प्रमुख उद्योग वस्त्र, बर्तन, लकड़ी, चर्म आदि का था। स्त्रियां भी चटाई बनाने का काम करती थी। धार्मिक स्थिति कैसी थी वहाँ पर? आर्य एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य हैनोथिज्म परंपरा का पालन करते थे। यहाँ प्राकृतिक मानव के हित के लिए ईश्वर से कामना की जाती थी। वे मनुष्य रूप से केवल ब्रह्मांड को धारण करने वाले एकमात्र परमपिता परमेश्वर की पूजा करते थे। वैदिक धर्म पुरुष प्रधान धर्म था। आरंभ में स्वर्ग या अमरत्व की परिकल्पना नहीं की गई थी। वैदिक धर्म पुरोहितों से नियंत्रित धर्म था। पुरोहित ईश्वर एवं मानव के बीच मध्यस्थ था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। वैदिक देवताओं का स्वरूप महिमा मंडित मानवों का है और ऋग्वेद में 33 प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें विस्तार से वर्णन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।